नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसी से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट की, जो परीक्षा की दृष्टि से एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 27 जनवरी 2025 का वह दिन जब उत्तराखंड राज्य बनता है, देश में पहला राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अधिनियम लागू किया गया था। और अब 27 जनवरी 2026 को इस कानून का एक वर्ष पूरा हो चुका है। तो उत्तराखंड राज्य बना रहा है अपना यूसीसी डे। इस अवसर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए गए और लोगों को कानून को समझें ताकि उसका लाभ आसानी से वो उठा सकें। जो जटिल प्रक्रियाएं हैं उनको आसान तरीके से समझाने के लिए ये सारे कैंपेन वहां पर चलाए जा रहे हैं। इस कानून को समझने से पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा इस कानून का उद्देश्य था क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस कानून का उद्देश्य था कि एक समान कानून व्यवस्था स्थापित की जाए, वहीं बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा भी की जाए, नागरिकों के अधिकारों में भी एक रूपकता लाई जाए और साथ ही साथ सभी को समान नागरिक अधिकार दिए जाए। इसके साथ साथ वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को भी सुनिश्चित किया जाए। लेकिन एक वर्ष के अनुभव के बाद उत्तराखंड सरकार को महसूस हुआ कुछ कमियां। उन कमियों को सुधारने के लिए वो लेकर आई एक अध्यादेश, जिसके माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे। लेकिन संविधान में यूसीसी में संशोधन क्या किए गए हैं, उन सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि इसका संवैधानिक तत्व क्या है, आखिर ये कहां पर लिखा है। मतलब पहली बात करते हैं, जब किसी राज्य में अध्यादेश लाया जाता है तो वह राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213 है ना के तहत जारी किया जाता है और विधानमंडल का सत्र शुरू होता है तो उसे 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को पारित करना आवश्यक है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो जो पावर 213 में राज्य के राज्यपाल को थी, वही पावर 123 में राष्ट्रपति को दी गई है। वहां भी यही 6 सप्ताह का नियम लागू होता है। अब समझते हैं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में संशोधन आखिर क्यों किए गए हैं। तो संविधान जो संशोधन किए जा रहे हैं उनका उद्देश्य है कि पहला कि कानून को और अधिक स्पष्ट, प्रभावी और दक्ष और व्यवहारिक और पारदर्शी बनाया जाए, ये कानून इसके उद्देश्य थे। दूसरा, सबसे पहले एक बात और भी जान लेते हैं कि ये कानून जो महत्वपूर्ण बदलाव, कानूनी बदलाव हो क्यों रहे हैं। तो पहली बार बात करते हैं यूसीसी की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिनियम 2024 में आईपीसी और सीआरपीसी, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के संदर्भ में दिए गए थे। लेकिन आपको गौरतलब होना चाहिए कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस लागू हो चुकी है। मतलब जो आईपीसी था उसका नाम बदलकर बीएनएस कर दिया गया और जो सीआरपीसी था उसका बीएनएसएसएस कर दिया गया। इसलिए आईपीसी और सीआरपीसी को हटाकर ये सब कानून लगा गया। यही बदलाव भी किया जा रहा है ताकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून था वो एक व्यवहारिक लगे। क्या लगे? एक व्यवहारिक दिखना लगे। अब बात करते हैं इसके प्रशासनिक और इसकी प्रक्रिया से जुड़े कुछ संशोधनों के बारे में। तो पहला पॉइंट, जो रजिस्ट्रार जनरल है को अब यह अधिकार दिया गया है कि वह विवाह या उसका तलाक या उत्तराधिकार और जो लिविंग रिलेशनशिप है उनसे जुड़े मामले जो हैं उनके पंजीकरण को रद्द कर सकता है। पहला संशोधन ये है। दूसरा संशोधन क्या है कि यदि सब रजिस्ट्रार निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करता है तो मामला स्वतः ही अधिकारियों के पास चला जाएगा। इससे क्या होगा? इससे जो प्रक्रिया है इसको गति मिलेगी, है ना, ऑन टाइम जजमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा जो संशोधन है कि विवाह के समय यदि किसी ने अपनी पहचान गलत तरीके से प्रस्तुत की हो, यानी मिस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ आइडेंटिटी किया हो, तो विवाह रद्द कर दिया जाएगा इस आधार पर। मतलब फ्रॉड को भी स्पष्ट रूप से इसमें आधार बनाया गया। आपने देखा होगा ना कि गलत तरह से धर्म को दिखाकर या जाति को दिखाकर कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट संशोधन है, चौथा संशोधन, वो क्या है कि यदि किसी प्रकार की प्रशासनिक त्रुटि होती है, मतलब प्रशासन के लेवल पर अगर कोई गलती होती है तो नागरिक को अपील का अधिकार दिया गया है। ये कुछ संशोधन थे। तो अब देखते हैं कि इस कानून का प्रभाव विशेषकर जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है उन पर क्या होने वाला है।
तो पहले की बात करते हैं और अब की बात करते हैं। तो पहले की बात करें तो उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 2010 के तहत होता था, और यह पूरी प्रक्रिया जो होती थी ऑफलाइन हुआ करती थी एस्पायरेंट। लेकिन अब जब यूसीसी लागू होने के बाद ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने लगी है, तो मतलब दक्ष है और पारदर्शी है। और नेक्स्ट क्या कहेगा कि अब कोई भी दंपति मतलब कोई भी कपल ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, जो उसके डॉक्यूमेंट हैं उनको अपलोड कर सकता है, और जो वेरिफिकेशन है उनको कर सकता है, और यहाँ तक कि वो अपना वीडियो स्टेटमेंट जारी करके भेज सकता है उस पोर्टल पर। इतना ही नहीं, आवेदन प्रक्रिया में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की सहायता भी ले सकते हैं ना। अगर आपको जो टेक्निकल इश्यूज हैं या जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं उनको समझने में दिक्कत आती है, तो आप एआई को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और यह सुविधा 23 भाषाओं में उपलब्ध होगी उस पोर्टल पर। 23 मतलब जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, 22 भाषाएं उसकी और एक भाषा अंग्रेजी, टोटल 23 लैंग्वेज में रहेगी। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये देखने को हुआ कि 19 जनवरी 2026 तक तो कुल जो मैरिज रजिस्ट्रेशन हुए वो 47,000 से ज्यादा हुए, मतलब पहले के मुकाबले लगभग 24 टाइम्स 24 गुना अधिक। यह दिखाता है कि उत्तराखंड का यह प्रयास डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम है, और साथ ही यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी एक नजीर बन सकता है ना। एक उसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और भविष्य में यदि राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो यह एक मार्गदर्शक मॉडल के रूप में, है ना, क्या कर सकते हैं, मार्गदर्शक मॉडल के रूप में अदर स्टेट इसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपसे एक परीक्षा से जुड़ा प्रश्न हम करते हैं, पूछते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 किस अनुच्छेद के तहत जारी किया गया? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 200, 200, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 246 या अनुच्छेद 356। आपके लिए एक और वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कौन से पार्ट में, कौन से आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो बहुत ज़्यादा करंट में न्यूज़ में रहेगा। जय हिंद।